नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह गाठिया और एमकेएच की मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों चलिए, हमने यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था। हालांकि उस चैप्टर का नाम तो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, और जो चैप्टर है हमारा उसमें हम बेसिकली 3 चीज़ों की बात करने वाले हैं। और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, चैप्टर के नाम हमने वही लिखे हैं, माध्य, माध्यक एवं बहुलक। तो फिलहाल हम माध्य की बात कर रहे थे कि माध्य कैसे निकाला जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, इसके प्रकार कितने होते हैं, ये सब हम हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे। इसके अलावा हमारी जो ये प्रश्नावली है, यानी इस चैप्टर की जो पहली प्रश्नावली थी, प्रश्नावली 17.1 जो है, उसके कुछ क्वेश्चंस हमने वहाँ पर डिस्कस कर भी लिए थे और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क थे। तो होपफुली आपने वो होमवर्क जो है वो किया होगा। हालांकि आपने कमेंट नहीं किया है अब तक कि हमने कितने क्वेश्चंस किए या नहीं, तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि इसी से जो है आपका देखिए 1 बाय 1 जैसे जैसे आप होमवर्क करेंगे तो आपका शेड्यूल बनता जाएगा कि हाँ, हमने इस वीडियो का जो है कमेंट सेक्शन में हमने आंसर कर दिया और फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हमारे जो है डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है कि एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यूं ही भटकते भटकते हमें मंजिल मिल जाएंगी, गुमराह तो वो है जो अब तक घर से निकले ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि जो घरों से नहीं निकले उन्हें मंजिल कहाँ से मिलेगी, लेकिन जो निकल चुके हैं, जो चाहे ऑनलाइन से स्टडी कर रहे हैं, चाहे कैसे भी स्टडी कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं जा करके कभी ना कभी जो है मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से स्टार्ट कर दें। हमारा 7 क्वेश्चन हम कर चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है। वहाँ पर हमने अब तक एक ही फॉर्मूला सीखा है, किसका, समांतर माध्य का, या फिर इसको हम सिंपल माध्य भी कहते हैं। तो माध्य का सिंपल फॉर्मूला हमने अब तक क्या सीखा। माध्य के अंदर पहले तो हम क्या करते हैं, हमें जो आंकड़े दिए होते हैं उनका योग करते हैं। सिंपल सी बात, आंकड़ों का योग बटा में क्या लगाते हैं, आंकड़ों की संख्या। तो बटा में लिखते हैं आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इतना ही सीखा हमने कि माध्य निकालना है तो क्या करें, माध्य को हम औसत भी लिख देते हैं। कई क्वेश्चंस में आपसे औसत भी पूछा था, तो औसत और माध्य निकालने का सेम तरीका, आंकड़ों का योग कीजिए बटा आंकड़ों की संख्या कीजिए। तो वहां तो हमने सिंपल से क्वेश्चन इस पर किए थे, लेकिन अब हम थोड़ा सा इस पर थोड़े से हार्ड तरह के क्वेश्चन, यानी वो वैसे तो हार्ड नहीं होंगे, लेकिन जो पहले किए सिंपल टाइप के उससे थोड़ा सा हार्ड होंगे। तो चलिए फिर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब ये फॉर्मूला तो आपको रट गया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कहता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि 5 संख्याओं का औसत जो है वो 18 है, यानी 5 संख्याएं हैं, उनका जो औसत है वो 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास कोई भी 5 संख्याएं थी और उनका औसत आपको कितना दिया था, 18 दिया था, तो औसत कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। यानी अगर आप एक संख्या हटा देते हैं तो औसत कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हटाई गई संख्या आप ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, हटाई गई संख्या। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो ज्ञात करना होता है उसको आप क्या मानते हैं, x मानते हैं। मैथमेटिक्स का रूल ये होता है। तो हम सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं 5 संख्याओं का औसत। औसत के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो संख्याएं दी हैं, यानी जो आंकड़े दिए गए हैं, संख्याओं का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, यानी अब संख्या यहाँ दी है तो संख्याओं की संख्या लिखेंगे। तो ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सीधा लिख देंगे कि कितनी संख्याएं हैं, बटा में क्या लिखेंगे, कितनी संख्याएं हैं। क्योंकि यहाँ पर 5 संख्याएं दी गई होंगी तो ऊपर तो संख्याओं का योग कर देंगे और नीचे लिख देंगे कितनी संख्याएं। तो कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। संख्याओं का योग हमें निकालना है, कितनी संख्याओं का, 5 संख्याओं का। 5 संख्याओं का योग हमें निकालना है। ये हमें दिया नहीं है, लेकिन औसत हमें ज़रूर दिया है। औसत कितना दिया उसने, 18 औसत दिए। तो चलिए अब हम क्या निकालेंगे, इस 5 को इधर ले आते हैं तो 5 संख्याओं का योग हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक चीज़ नहीं सीखे कि जब हमें संख्याओं यानी आंकड़ों की संख्या दी हो
जब हमें आंकड़े ना दिए हो लेकिन आंकड़ों की संख्या दी हो और आंकड़ों का औसत दिया हो तो हम इस संख्या को इधर गुणा में लेकर के इन आंकड़ों का योग निकाल सकते हैं। सिंपल सी चीज़। तो इधर 18 इंटू 5 करते हैं, इसको एक बार सॉल्व नहीं करते हैं, सीधे ही छोड़ देते हैं और इधर लिखते हैं कि 5 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, पांचों संख्याओं का योग आ जाएगा दोस्तों 18 गुणा 5। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब दोस्तों 18 को 5 से हम गुणा करें तो 18 को 5 से गुणा करते हैं तो बिल्कुल 18 5 90 होते हैं, तो 90 आ जाएगा क्या, या फिर यहाँ हम बराबर में लिख देते हैं कि इनका जो योग है कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब इतना तो हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक संख्या हटा दी जाए, इन पांचों में से एक संख्या हटा दी, तो हम यह क्या लिखेंगे कि माना हटाई गई संख्या x है। अब x अगर इसमें से घटा दी तो अब इन 4 संख्याओं का योग क्या होगा कि 5 संख्याएं थी, ठीक है, उनमें से एक संख्या को निकाल दिया तो बाकी चारों का योग क्या होगा। अब पांचों का योग अपने पास 90 है, तो 90 में से अगर x घटा दें तो वो बाकी की जो 4 संख्याएं बचेंगी उनका योग आ जाएगा। यानी कि थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास ये 5 संख्याएं थी, इनमें एक हमने कहा x थी और इनका जो योग है पूरा कितना था, 90 था, ठीक है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, यानी इन पांचों का योग कितना था, 90 था। अब अगर इसमें से x घटा दी तो इनका योग कितना बचेगा, तो योग में से भी x घट जाएगा, यानी योग कितना बच जाएगा, 90 माइनस x। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि 4 संख्याओं का यानी शेष 4 संख्याओं का योग भी कितना बचेगा दोस्तों, 90 माइनस x, क्योंकि 5 संख्याओं का 90 तो x घटा दी तो योग में से भी x घट जाएगा। ये चीज़ हमें क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने लिखना है कि 4 संख्याओं का या शेष 4 संख्याओं का औसत क्या होगा, 4 संख्याओं का योग कि ऊपर तो जो भी आंकड़े दी गई हैं आपको उनका योग बटे आंकड़ों की संख्या, और आंकड़ों की संख्या कितनी है, 4, क्योंकि 4 संख्याएं हैं, सिंपल। अब औसत आपको दिया है, यानी 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 16, कि जब x हटा दिया तो कितना औसत बचा, 16 औसत बच गए, बराबर 4 संख्याओं का योग कितना है, 90 माइनस x बटे 4। अब 16 को 4 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये 4 इधर भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा, तो बराबर से इधर जब आएगा तो 16 इंटू 4 हमें पता है कितना होता है, 64 बराबर कितना बचेगा, 90 माइनस x। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे जो कि हमें फाइंड करना था, क्योंकि हटाई गई संख्या ज्ञात करनी थी और हटाई गई संख्या हमने क्या मानी है कि हटाई गई संख्या क्या है, x है। बहुत ही सिंपल। तो अब हम क्या करते हैं, इस 64 को इधर ले जाएंगे और x को किधर ले जाएंगे, इधर, यानी इनको जो है x बराबर 90 माइनस 64 आ जाएगा, क्योंकि x माइनस का था इधर आगे प्लस का हो गया और 64 प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। तो x बराबर 90 में से 64 घटाइए ज़रा कितना आएगा, तो सिंपल सी बात कि यहाँ पर 26 इसका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल सही, यानी हटाई गई संख्या जो है कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से चल रहा है, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि हमारी तैयारी अच्छी चल रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए और ये देखिए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है हमें, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 13 संख्याओं का माध्य 24 है, यानी वो कहता है कि आपको कोई 13 संख्याएं दी गई हैं, उनका जो माध्य है 24 है। अब आपको जब माध्य दिया गया हो और आंकड़ों की संख्या दी गई हो तो आप आंकड़ों का योग निकाल लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से निकाल लेते हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, अब उसने क्या कहा है कि ये जो 13 की 13 संख्याएं हैं उनमें 3 जोड़ दीजिए, यानी 3 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 13 बार जोड़ना पड़ेगा, यानी सारी संख्याएं जो उनमें 3 जोड़ना है। तो संख्याओं का योग तो हमारे पास आ ही गया, कैसे निकाला, माध्य और आंकड़ों की संख्या का योग करके हमने आंकड़ों का योग निकाल लिया। अब उस आंकड़ों के योग में 13 बार 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। 13 बार आपने 3 जोड़ दिया तो नई जो संख्याएं आई, यानी 3 जोड़ने के बाद जो नई संख्याएं आई उन सभी का योग आ गया।
उन सभी का योग हमारे पास आ गया और संख्याएं यानी आंकड़ों का योग आ गया और आंकड़ों की संख्या कितनी है, 13 ही है। तो अब तक हमें पता चल गया कि इसका जो है योग आ गया और आंकड़ों की संख्या आ गई, तो हम माध्य आराम से निकाल लेंगे। तो अब थोड़ा सा आपको समझ तो आ गया, आप खुद भी ट्राई करके देखिए और साथ साथ यहाँ पर सोल्यूशन मैच करते जाइए कि अब हमें यहाँ पर थ्योरेटिकल तरीके से करना कैसे है। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि आपके पास मान लीजिए कि x1, x2, x3, x4, x5 और ऐसे करते करते जो है x13 यानी 13 अलग अलग संख्याएं हैं। x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, 11, 12 एंड 13 यानी 13 संख्याएं हैं अलग अलग। अब उनका आपको पता है कि 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब कोई भी औसत हो, कोई भी माध्य हो, तो हमें एक ही फिक्स फॉर्मूला याद रखना है, क्या? आंकड़ों का योग, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों का योग अब क्या होगा? अब जरा बताइए आंकड़े कौन कौन से दिए हैं हमें, हमने क्या माने हैं? आंकड़े माने x1, x2, x3, x4, x5 और x13 तक। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐड भी कर लीजिए कि माना 13 संख्याएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? x1, x2 और सो ऑन अप टू x13 तक है, ये हमने मान लिया। अब इन आंकड़ों का योग कीजिए तो क्या करेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 यू प्लस डॉट 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 डैश डैश लगा सकते हैं आप। x13 तक आपको जोड़ना है और बटा में आंकड़ों की संख्या कितनी है? 13 संख्याएं हैं, तो बटा में 13 आ जाएगा। अब जरा बताइए कि क्या इसका औसत दिया है, क्या इसका माध्य दिया है? बिल्कुल, 13 संख्याओं का माध्य कितना दिया है? 24। तो औसत की जगह हम क्या लगा देंगे? 24 लगा देंगे। तो लीजिए, ये जो हमारे पास आंकड़े थे यानी संख्याएं थी, उनका योग हमें मिल गया। कैसे मिला? इस 13 को इधर गुना में ले जाएंगे तो हमने क्या किया? 24 गुना 13 बराबर क्या हमारे पास पड़ा है? x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी जो संख्याएं हैं उनका योग जो है वो कितना आ गया हमारे पास? 24 गुना 13 आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान करके इसको अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब वो क्या कहता है कि प्रश्नानुसार प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ना है। क्वेश्चन क्या कहता है? कितने जोड़ने हैं? क्वेश्चन देखिए ऊपर, कितने जोड़ने हमारे को? 3 जोड़ने हैं। अब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? पहले हमारे पास संख्याएं क्या थी? x1, x2, x3, x13 तक थी। अब संख्याएं क्या हो जाएंगी? जोड़ना है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? अब संख्याएं हमारे पास हो जाएंगी x1 प्लस 3, x2 प्लस 3, x3 प्लस 3 यानी सभी संख्याओं में हमें क्या जोड़ना है? x13 प्लस 3 यानी प्रत्येक संख्या में हमें क्या जोड़ना है? 3 जोड़ना है। x1 में भी जोड़ा, x2 में भी जोड़ा, x3 में भी जोड़ा, बीच में x4, x5, x6 आप सारे भी लिख सकते हो, मैंने डैश डैश लगा दिया। बात एक ही है, इनको थोड़ा ब्रैकेट में कर देते हैं, चलिए, और ये भी ब्रैकेट में। चलिए, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब ये कहता है कि अब जो नई संख्याएं आई उनमें जो माध्य आएगा, यानी हमें देखना है कि नया माध्य क्या आएगा। अब नया माध्य निकालना है तो नया माध्य, अब माध्य कोई भी हो, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। लिख लीजिए, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब जरा बताइए आंकड़े कितने हैं? संख्याएं तो पहले भी 13 थी, संख्याएं तो अब भी 13 है। परिवर्तन सिर्फ इतना हुआ है कि प्रत्येक संख्या में 3 जुड़ गया है, लेकिन संख्याएं तो 13 ही है। तो आंकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। सिंपल सी बात। अब जो आंकड़े हैं उनका जोड़ कर दीजिए। योग जब हम करेंगे तो x1 प्लस 3 प्लस x2 में भी 3 जोड़ा प्लस x3 में भी 3 जोड़ा और यूं जुड़ता जाएगा। और कब तक जुड़ेगा? 13 जब तक नहीं आ जाता, यानी x13 नहीं आ जाता तब तक ये जुड़ता जाएगा। अब ये हो गया नया माध्य आएगा उसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक अगर आपको दिक्कत है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं कि आगे क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पर कितनी बार 3 आएगा, यानी यहाँ पर 3 कितनी बार जुड़ेगा, या फिर यहाँ पर हम क्वेश्चन को, चलिए इसको मिटा देते हैं एक बार। समीकरण नंबर 1 हमें चाहिए। समीकरण नंबर 1 से पहले तक आपको समझ आया हुआ है, इसको हम मिटा देते हैं। अब इसको देखते हैं, यानी इससे पहले तो कुछ भी नहीं था, हमारे को 13 संख्याएं ली थी, उसके बाद उन 13 संख्याओं का माध्य का फॉर्मूला लगाया था, माध्य, और उस तरीके से जो है हमारी समीकरण नंबर 1 हमने बना ली थी। चलिए अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको खोलते हैं। इसको जब खोलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 + 3 + x2 + 3 + x3 + 3 + x4 + 3 + x5 + 3, तो ऐसे करके x13 + 3 तक जाएगा, यानी 3 जो है कितनी बार जुड़ जाएगा, 13 बार, और बटा में क्या है, 13 है। तो अब क्या कीजिए कि x1 x2 x3 x वाली टर्म्स को एक साथ ले आइए। तो हम x वाली टर्म्स को एक साथ ले आते हैं, ये तो कहाँ तक आ जाएंगी, x13 तक आ जाएंगी, बीच में प्लस का निशान रहेगा और यहाँ पे भी प्लस रहेगा। 3 कितनी बार जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा 13 बार। अब ऐसे लिखना इसको हार्ड हो रहा है तो हम सिंपल लिख दें कि 13 को 3 बार जोड़ना है, 3 को जो है 13 बार जोड़ना है, तो हम 13 × 3 लिख दें। सिंपल सी बात है कि अगर आपको 3 को, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3 को 2 बार जोड़ना है, यानी 6 हो गया, तो सिंपल सी बात है कि हम 3 को 2 से गुणा करके भी तो 6 ज्ञात कर सकते हैं। तो अब 3 को 13 बार जोड़ना था, इसलिए हमने क्या किया, 3 को 13 से गुणा कर दिया। अब इस पूरे को इस तरीके से लिख दिया और बटा में कितना आ गया, 13 आ गया। अब जरा समीकरण नंबर 1 से बताइए कि इसका मान कितना होता है। इसका मान समीकरण 1 से बताइए कि जी इसका मान तो समीकरण नंबर 1 से 24 × 13 होता है। तो इसका मान हम 24 × 13 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 24 × 13 प्लस 13 × 3 तो पड़ा ही है, और बटा में 13 भी पड़ा है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। दोबारा से देख लीजिए कि इस तरह से हमने क्या किया, आंकड़ों का योग किया, आंकड़ों का योग सभी का आ गया। उसके बाद हमने x1 x2 को अलग कर दिया और 3 को अलग कर दिया। उसके बाद क्या किया, x1 x2 x3 इन सबको जब जोड़ा हुआ है x13 तक, 13 की 13 संख्याएं जोड़ी हुई हैं, इनका मान समीकरण 1 से हमें क्या मिलता है, 24 × 13 मिलता है। तो 24 × 13 हमने ये मान उठा करके यहाँ पर रख दिया, और क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से इस स्टेप से ऊपर लिख देंगे कि समीकरण नंबर 1 से इसका मान कितना आ गया, 24 × 13। अब इसको तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इसको देखिए, हमने पहले गुना क्यों नहीं किया था, इसको हम गुना करके भी लिख सकते थे, लेकिन गुना क्यों नहीं किया, क्योंकि गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, वो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो 13 कॉमन ले लें, 13 कॉमन लिया, इसमें क्या बचा 24 और इसमें क्या बचा, प्लस में 3 बच गया, और बटा में क्या है, 13 है, तो 13 से 13 कट गया और 24 + 3 कितना बच गया, 27 बच गया। यानी जो नया माध्य है वो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो उसने यही पूछा था कि नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा, तो नया माध्य 27 होगा। लेकिन उसने क्या पूछा, परिवर्तन कितना आएगा, यानी पहले कितना माध्य था, क्वेश्चन में देख करके बताइए, पहले कितना माध्य था, 24 था, अब कितना माध्य आ गया, 27 आ गया। तो माध्य में कितना परिवर्तन हुआ, 27 में से 24 घटाइए जरा, 3 का परिवर्तन हो गया। यानी थोड़ा सा सोच करके देखिए कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा और माध्य में भी कितना परिवर्तन आया, 3 का परिवर्तन आया। इसका मतलब क्या है कि हमने जैसे जैसे संख्या में 3 जोड़ा, वैसे वैसे माध्य में भी क्या आ गया, 3 का परिवर्तन आ गया। तो आप आंसर लिखेंगे कि माध्य में भी क्या आएगा जी, 3 का परिवर्तन आएगा। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल था, इसको फटाफट से नोट कर लिया आपने। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब देखिए दोस्तों कि आपके सामने 10वां क्वेश्चन है, और 10वां क्वेश्चन बिल्कुल 8वें क्वेश्चन की कॉपी है। यानी 8वें क्वेश्चन में भी 5 संख्याएं थी, वहां पर भी हमने एक संख्या निकाली थी। तो निकाली गई संख्या को अगर हम x मान लेते हैं, यानी निकाली गई संख्या को अगर हम x मान ले, तो हम क्या करेंगे, पहले तो सभी संख्याओं का योग निकाल लेंगे, फिर जो टोटल योग आएगा उस योग में, क्योंकि माध्य दिए हैं और संख्या यानी आंकड़ों की संख्या हमें पता है, तो उससे हम आंकड़ों का योग निकाल लेंगे। आंकड़ों के योग में से जब x घटा देंगे तो नए माध्य का हमें पता चल जाएगा, और वही
यही नया माध्य यहाँ पर हमें निकालना, नया माध्य हमें दिया है तो हमें x का मान निकालना आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी के जैसा ये क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करिए इसको। ये बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन, पर ध्यान से सुनिएगा कि एक विद्यालय में 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना था? 3000 रुपये। यानी अगर हम सिंपल सी बात करें कि यहाँ पर 5 कर्मचारी हैं और 5 कर्मचारियों का औसत, यानी औसत कितना दिया है? 5 कर्मचारियों का औसत कितना दिया है हमें कि 5 कर्मचारी जब थे तो उनका औसत कितना आता था? 3000 रुपये मासिक दिया जाता था उन्हें। अब वो कहते हैं कि अगर उनमें से एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया, यानी एक कर्मचारी है जो वो चला गया, यानी वो निकल गया, तो शेष कर्मचारी कितने बचेंगे? 4 कर्मचारी बचेंगे। उनका मासिक वेतन यानी 4 कर्मचारियों का औसत हमें कितना दिया है? 3200 रुपये दिया है। और हमें पूछा है कि जो कर्मचारी वहाँ से गया है उसका कितना पेमेंट होगा, यानी उसको जो है कितनी वेतन दिया जाता होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात, सॉल्यूशन हम क्या स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे कि माध्य या औसत की अगर हम बात करें तो माध्य या औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग। सबसे पहले यही फॉर्मूला हमारा लगाना है हमें, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़े कौन से गिवन है? 5 कर्मचारियों का वेतन है, यहाँ पर 5 कर्मचारियों का औसत हमें दिया है, तो हम क्या लिखेंगे कि 5 कर्मचारियों का औसत अगर निकालना हो तो क्या होगा? 5 कर्मचारियों के वेतन का योग बटे आंकड़ों की संख्या, क्योंकि 5 कर्मचारी है तो 5 आ जाएगा। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब 5 कर्मचारियों का औसत कितना दिया है? 3000 दिया है, तो 3000 लगाते हैं, बराबर क्या होगा? 5 कर्मचारियों का के वेतन का योग बटा में क्या होगा? 5 होगा। अब हम क्या करते हैं? इस 5 को इधर गुणा में ले आते हैं, तो हमारे पास 5 कर्मचारियों का जो योग होगा, 5 कर्मचारियों के वेतन का योग, यानी हम कर क्या रहे हैं कि इस 5 को हम इधर ले गए, तो 5 को 3000 के जब गुणा में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुणा 3000, यानी कितना हो जाएगा? 15000 हो जाएंगे। यानी 5 जनों को अगर आप 3-3000 रुपये दे रहे हो औसत, तो आपको कितने देना पड़ेगा? 15000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। उसके बाद हम चलते हैं कि 4 कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो हम मान लेते हैं कि जो कर्मचारी निकाला गया उसको x वेतन दिया जाता होगा, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, वैसे तो देखिए यहाँ पर हमें जगह नहीं छोड़ी हमने, इसको एक बार बॉक्स में बंद करते हैं, इसको आगे आना था। यहाँ पर लिख देते हैं कि माना सेवानिवृत्त, यानी जो छोड़ करके गया, सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन कितना रहा होगा? वेतन x रहा होगा। अब 4 कर्मचारियों के वेतन का योग कितना होगा? जितना 5 का था उसमें से x चला गया, यानी x को घटा दें, तो 4 कर्मचारियों के वेतन का योग, देखिए बिल्कुल 8th क्वेश्चन की कॉपी है ये, कितना होगा? 15000 पाँचों का था, एक को घटा दिया तो 15000 माइनस x हो गया। अब औसत के लिए फॉर्मूला क्या होता है? औसत के लिए फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब देखिए आंकड़ों का योग तो हम क्या करेंगे? आंकड़ों का योग कितना है हमारे पास? हमने किसका औसत फाइंड करना है? 4 कर्मचारियों का औसत। तो 4 कर्मचारियों का औसत
हमने फाइंड करना है। और आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या क्योंकि 4 कर्मचारी हैं तो 4, और चारों के जो वेतन है उसका योग कितना हो जाएगा 15,000 माइनस एक्स, तो 15,000 माइनस एक्स। अब कर्मचारियों जो 4 कर्मचारी हैं उनका औसत कितना है 3200 है, तो 3200 यहाँ पर लिख देंगे। तो इसको इधर लिख देते हैं कि 3200 बराबर कितना आ जाएगा 15,000 माइनस एक्स बटे 4। अब ये 4 इधर गुना में ले जाते हैं तो उधर क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा उधर तो है 15,000 माइनस एक्स और बराबर क्या बचेगा कि 3200 को जब 4 से गुना करेंगे 0 0 4 दूने 8 और 4 3 12, यानी 12,800 रुपये बचेंगे। अब सिंपल सी बात है कि हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्योंकि जगह नहीं है। अब 12,800 को उधर और एक्स को इधर ले आते हैं तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 15,000। अब बच्चे ऑलमोस्ट यहाँ पर इस स्टेप में गलती करते ही करते हैं, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट कर दूं आपको कि यहाँ पर माइनस एक्स है, ये इधर आके प्लस एक्स होगा, और यहाँ पर प्लस 12,800 है वो इधर जाके माइनस होगा। तो x तो प्लस का हो गया 15,000, यहाँ पर जो प्लस का उधर जाके माइनस होगा यानी 12,800 रुपये। तो अब आप बताइए कि 15,000 में से जब आप 12,800 रुपये घटाते हैं तो आपके पास कितना बचता है, तो सिंपल सी बात आपके पास 2200 रुपये बचते हैं। तो 2200 रुपये जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो कर्मचारी था उसके जो वेतन थे वो कितना था 2200 रुपये उसको मिलते थे। तो ये देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन था, इसमें जो लैंग्वेज लिखनी है उसको आपको ध्यान में रखना है, बस ये स्टेप जो आपका इसके बाद नीचे आएगा। चलिए अब इसको फटाफट से नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों प्रश्नावली हमारी जो 17.1 है वो तो कंप्लीट हो गई है, उसमें 10 क्वेश्चन थे और इसके जो लास्ट वाले क्वेश्चंस थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और इंटरेस्टिंग भी थे बिल्कुल, क्योंकि हमें उसको करने में इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी चीज़ें हमें सोचनी पड़ रही थी। उसके बाद दोस्तों अब हम चलते हैं 17.2 की तरफ, जहाँ पर हमारे को माध्य का एक और नया तरीका, एक और नया फॉर्मूला समझना पड़ेगा और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हालांकि मैंने देखा है कि कई जो बच्चे हैं वो उसको रट्टा मार करके करते हैं कि सीधा फॉर्मूला को रट लिया और सीधा क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको उसका मतलब समझना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो उसका मतलब आपको समझ आना चाहिए कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं। बाई चांस आप वो फॉर्मूला भूल भी जाते हैं, फिर भी आपको माइंड में अगर आपके बैठा हुआ है कि हाँ कैसे कैसे करके हम करते थे और वो क्यों होता था, अगर ये आपको वजह याद रहेगी तो वहाँ पर आप फॉर्मूला अगर भूल भी गए तो आप अपना फॉर्मूला बना लेंगे। अब दोस्तों जो हमारा सेकंड तरीका है जिसमें हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं, उस फॉर्मूले को समझने से पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर हम बिना फॉर्मूले के करते हैं तो हमें क्या परेशानी होगी और अगर हम फॉर्मूले से करते हैं तो हमें कैसे आसानी होगी। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सिंपल आंकड़े ले लेते हैं। मान लिया कि हमारे पास ये कोई आंकड़े दिए हुए हैं, पाँच नहीं लेते हैं, चलिए 4 तक ही हम आंकड़े लेते हैं। हमने 4 ले लिया, 4 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया और उसके बाद 3 ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास ये आंकड़े हैं, गिन लेते हैं कितने आंकड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक और ले लेते हैं ताकि हमारे जो है पूरे 20 हो जाए। तो ये हमारे टोटल 20 आंकड़े हमारे को यहाँ पर दिए हुए हैं। अब अगर सिंपल अगर हमारा वो फॉर्मूला लगाते हैं, हमने ये एक एग्जाम्पल ले लिया, ये वैसे कोई क्वेश्चन नहीं है, हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया कि आपके पास ये आंकड़े दिए गए हैं, 20 आंकड़े हैं और इन 20 आंकड़ों का आपको माध्य ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल मेथड में तो हम क्या करेंगे, पहले तो इन आंकड़ों का योग करेंगे। चलिए पहले तो इन आंकड़ों को योग के रूप में लिखते हैं और फिर इनका जो है 3 + 4 + 4 + 1 + 2 + 3 + 2 + 1 + 3, पहले तो इनको जोड़ेंगे और ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, माध्य का, क्योंकि हमें पता है माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े कितने, टोटल 20 आंकड़े। चलिए एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं क्या सच में 20 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, बिल्कुल 20 आंकड़े हैं और आंकड़े हमने जो लिए वही हैं। अब इन आंकड़ों का फटाफट से जो है हम
जोड़ करते हैं कि आंकड़े कितने आते हैं। तो जोड़ करें तो यहाँ पर 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 हो जाएंगे, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 और 8 28, 28 और 3 हमारे पास 31 हो जाएंगे, 31 और 4 35 हो जाएंगे, 35 और 4 जो है हमारे पास 39 हो जाएंगे, 39 और 3 जो है वो 42 हो जाएंगे, 42 और 2 जो है वो 44 हो जाएंगे, 1 45 हो जाएगा और 45 और 3 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। तो आंकड़ों का योग कितना आ गया हमारे पास, 48 आ गया और बटा में कितना है हमारे पास 20 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 48 को 20 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों पहले इसको 2 से काटे तो 10 आता है और 48 को 2 से काटे तो 24 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 24 को जब 10 से भाग देंगे तो आपको पता है पॉइंट लग जाएगा, 2.4 इसका मध्य आ गया। अब ये तो रहा सिंपल तरीका और ये तो हमारे पास 1 2 और 3 और 4 चार ही संख्याएं, चार ही संख्याएं बारी बारी से आ रही हैं। तो ये 4 संख्याएं अगर हमारे पास और ज़्यादा बार आ जाती, यानी इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 और ऐड कर दिए जाए, तो ऐसे में हमारे लिए योग करना, इसको योग के रूप में दर्शाना बहुत हार्ड हो जाएगा। तो इसकी बजाय हम एक सारणी बना लेते हैं। सारणी में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे xi, यानी xi का मतलब होता है कि जो आंकड़ा है हमारा, आंकड़े कौन कौन से हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर कौन कौन से आंकड़े आ रहे हैं, सिंपली या तो 1 आ रहा है या फिर 2 आ रहा है या फिर 3 आ रहा है या फिर 4 आ रहा है। तो यहाँ पर हम आंकड़े देख लेते हैं कि आंकड़े कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, इन चारों के अलावा कोई भी आंकड़ा नहीं आ रहा है। फिर दूसरी हम सारणी बनाते हैं कि ये कितनी बार आ रहा है, इसको हम बोलते हैं बारंबारता और इसको दिखाते किससे है, FI से दिखाते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस की कितनी बार वो आ रहा है, तो वो हो जाएगी इसकी बारंबारता। ये दूसरा तरीका है जो कि हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आपको अभी ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये आंकड़े हमने कम ही लिए हैं, अगर ऐसे बहुत ज़्यादा आंकड़े दे दी जाए, यानी 1 2 3 और 4 आंकड़े बारी बारी से आए और 100 बार आ जाए, 1000 बार आ जाए, तो ऐसा करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उनका योग इतना हम कहाँ लिखते घूमेंगे। तो इसके लिए हम जो है ये नया तरीका निकाल रहे हैं। अब ज़रा देखिए कि जो 1 है वो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 बार। तो 1 कितनी बार आ रहा है, 6 बार। तो 1 की बारंबारता कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। थोड़ा सा आसानी से समझ लीजिए, उसके बाद तो आप फटाफट से चुटकियों पर इन क्वेश्चंस को करेंगे उस तरीके से। दो, उसके बाद 2 देख लीजिए, 1 2 3 4 और 5। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। 3 देख लीजिए कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 2 बार और 3 बार और 4 बार। तो 3 कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया। और फिर अगर हम 4 देखें कि कितनी बार आ रहा है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो 5 बार जो है वो 4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5 बार। अब हमें क्लियर हो गया कि 1 6 बार आ रहा है, 2 5 बार आ रहा है, 3 जो संख्या है वो 4 बार आ रही है और 4 जो संख्या है वो 5 बार आ रही है। अब अगर हमें योग करना है तो हम क्या करें, हमें जब इन संख्याओं का योग करना है तो हम क्या करें, 1 6 बार आ रहा है तो हम क्या करें, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, यानी 1 को कितनी बार जोड़ना है, 6 बार जोड़ना है। प्लस 2 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। 2 + 2 + 2 + 2 + 2। तो इसको करने की बजाय हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि 1 को 5 बार जोड़ने की बजाय हम ये लिख सकते हैं ना, सॉरी 1 को 6 बार जोड़ने की बजाय हम ये लिख सकते हैं कि 6 बार 1 आएगा तो 6 × 1 यानी 6 आ जाएगा। और 2 5 बार आ रहा है तो 2 × 5 हम लिख देंगे, उसको 1 × 6 लिखते हैं। 3 4 बार आ रहे हैं तो 3 × 4 कर देंगे, तो टोटल 12 आ जाएंगे। योग अगर हम करेंगे, 4 कितनी बार आ रहा है, 5 बार, तो 4 × 5 कर देंगे, यानी इनका योग कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी 1 का योग यहाँ पर सभी 1 जितने भी आ रहे हैं उनका योग कितना आ जाएगा, 1 × 6। जितने भी 2 हैं उनका योग कितना आ जाएगा, 2 × 5, क्योंकि 5 बार आ रहे हैं तो 2 × 5 10 हो जाएगा। सिंपल सी बात। इनको हम सॉल्व करके लिखते हैं, 6 5 × 2 10, 3 × 4 12 और 5 × 4 20 हो जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, XI और FI को जोड़ दिया।
हमने कितने 1 आ रहे थे, कितने 2 आ रहे थे, कितने 3 आ रहे थे, कितने 4 आ रहे थे, उनका योग तो निकाल लिया, लेकिन हमें क्या करना है, सभी आंकड़ों का योग करना है। तो इनको भी जोड़ देते हैं, इनको भी तो जोड़ना है, यानी टोटल सभी आंकड़ों का योग आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई। अब हमें सभी आंकड़ों का योग करना है, तो सभी आंकड़ों का योग देखें जरा, क्या 48 आएगा क्या, देखते हैं। तो 6 और 10 कितने होते हैं, 6 और 10 16, 16 और 12 कितने हो जाएंगे, जरा देखिए 16 और 12 कितने हो जाएंगे, सिंपल सी बात, 16 और 12 तो हमारे 28 हो जाएंगे, 28 और 20 कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। इसी तरीके से संख्याएं कितनी हैं, तो एक जो 6 बार आ रहे हैं यानी 6 संख्याएं हैं, 2 5 बार आ रहे हैं यानी 5 संख्याएं हैं, तो 6 और 5 टोटल 11, 11 और 4 कितनी हो गई 15, 15 और 5 टोटल कितनी हो गई 20 संख्याएं हो गई। यानी ये हो गया समेशन ऑफ एफ आई। ये निशान जो होता है वो होता है योगफल का, यानी योगफल ये दिखाता है और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है समेशन। कैसे इसका निशान होता है, सिंपली ये होता है समेशन का निशान। इसका मतलब क्या होता है कि सभी जो बारंबारताएं हैं उनका योग। अब यहाँ पर क्या लिखा हमने 48/20 लिखा था, तो 48 का मतलब यानी माध्य क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई बटा में आंकड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ एफ आई, वो कितनी है 48/20। तो सिंपल हमें एक चीज़ पता चल गई कि हमने पहले तो एक्स आई, अब यहाँ पर तो हमने बनाया, इसको इस फॉर्म में बनाया, लेकिन क्वेश्चन में आपको एक्स आई बना के देगा, एफ आई बना के देगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप एक्स आई एफ आई को गुणा कर दें, यहाँ पर एक्स आई एफ आई को गुणा कर देंगे, हमारे पास आंकड़े आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एफ आई को अलग से जोड़ लेंगे, समेशन ऑफ एफ आई इसके नीचे लिख लेंगे। उसके बाद एक्स आई एफ आई सभी को जोड़ लेंगे और समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अलग से लिख लेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया, समेशन का मतलब सिंपल योगफल होता है। उसके बाद माध्य का नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया, क्या, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नीचे किसका समेशन आएगा, एफ आई का समेशन आएगा, बारंबारता का योगफल आएगा। बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन बाकी हमारा सिंपल है। तो क्या आप समझे इन दोनों में मेथड्स में क्या अंतर है? अंतर तो बिल्कुल सिर्फ इतना ही है कि हमने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला लगाया। अब ऐसे में हमारे को योग करके और बहुत हार्ड हो जाएगा, तो इसके लिए हमने ये सिंपल फॉर्मूला जो है यहाँ पर निकाल लिया। अब आपको दिख रहा होगा कि कितना आसान है, तो चलिए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये तरीका और आसान लगने लगेगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों वो तो हमने तरीका सीखा, वो तो हमने क्या किया कि ये सीखा कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से। अब आपके सामने फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपका, सिंपल सी बात, आपको क्या करना है, माध्य का फॉर्मूला, और माध्य भी कौन सा, समांतर माध्य होता है, हम इसको सिंपल माध्य भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। बस आपको इतना ही करना है। एक्स आपको दिया गया होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका प्रश्नावली 17.2 का वो आपके सामने है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपको एक्स दिए हमने, एफ दिए हमने, हाँ आपको क्या करना है कि एक्स आई एफ आई को गुणा करना है, यहाँ पर एफ आई को जोड़ना है, बटा में एक्स आई एफ आई जो नीचे मतलब नीचे आएगा उसको भी जोड़ना है, और एक्स आई एफ आई का योग करके एफ आई का योग करके इस फॉर्मूले में रखेंगे और माध्य आ जाएगा। तो अब आप ये देखें कि क्वेश्चन कैसे करना है, वो सिर्फ समझने के लिए था। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बहुत ही छोटा सा है। तो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कैसे करना है कि आपको यहाँ पर सिंपल उसने एक्स दे रखा है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स आई का कॉलम अलग से बनाना है, फिर आपने बनाना है एफ आई का कॉलम। अब यहाँ पर x लिखा था और हमने यहाँ पर एक्स आई एफ आई क्यों लिखा, इसका लॉजिक हम 2-4 क्वेश्चन के बाद जानेंगे। लेकिन इतनी बात आप मेरी मान के चलिए कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है एक्स आई और एफ आई, यानी x के बटा में आई ज़रूर लगाइएगा, f के बटा में आई ज़रूर लगाइएगा, यानी पैरों में, बटा में नहीं सॉरी पैरों में लगाइएगा। चलिए अब यहाँ पर एक्स आई कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अब इनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है, यानी इसको हम हिंदी में बारंबारता भी बोलते हैं, तो बारंबारता बोल दें चाहे एफ आई बोल दें। 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, उसके बाद 5, आप यहाँ से देख करके यहाँ लिखते जाइए, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 2। चलिए ये टेबल तो बन गई। अब उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स आई और एफ आई का कॉलम बनाना है। एक्स आई और एफ आई का कॉलम बनाना है, यानी एक्स आई और एफ आई को गुणा करना है। तो 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 2,
2 गुना 5 कितना आ जाएगा 10, 3 गुना 6 कितना आ जाएगा 18, 6 × 18, 4 चौके 16, 5 दूने 10 और 6 दूने 12। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? हमने क्या किया, x का कॉलम दिया हुआ था, xi का कॉलम बना लिया, fi का कॉलम यहाँ इस तरह से दिया, लेकिन हमें इस तरह से बनाना है, सिंपल है ये तो। fi का कॉलम दिया था, हमने उनके सामने fi लिख ली, ये बिल्कुल इस तरह से जो है बन रहा है। हालांकि आपको ये लाइनें बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी नोटबुक में वैसे बनी होती है, मैंने सिर्फ इसलिए बनाई ताकि आपको सामने सामने दिखे। आपके नोटबुक में तो ऐसी लाइनें तो होती हैं। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है समेशन ऑफ fi, यानी fi का योग। यहाँ पर लिखेंगे समेशन किसका, xi fi का, यानी इस कॉलम का योग करना है और फिर इस कॉलम का योग करना है। इस कॉलम का योग कीजिए जरा, ये क्या बताएगा हमारे को, आंकड़ों की संख्या बताएगा, और ये क्या बताएगा हमें, आंकड़ों का योग बताएगा। तो अब बताइए, आंकड़ों की संख्या 2 और 5 7 होती है। इसको थोड़ा सा स्मार्टली करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट बनते हैं। कैसे, 6 और 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 होते हैं। चलिए, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये कितने बन गए, 7 और 4, 7 और 4 कितने हो गए, 11, 11 और 10 कितने हो जाएंगे, 21। तो ये समेशन ऑफ fi जो है वो तो आपका कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब इनको जोड़ते हैं, इनको कैसे जोड़ें, थोड़ा सा देखिए कि 18 और 12, 18 और 12 को जोड़िए, कितने आ जाएंगे, तो 18 और यानी 8 और 2 10 हो गए, 10 और 10 30 हो गए, यानी 18 और 12 कितने होते हैं, 30 होते हैं। उसके बाद देखिए 10 और 10 कितने होते हैं, 20 और आगे, सिंपल सी बात, 18 और 12 30, 10 और 10 20, 30 और 20 50 हो गए, और ये 16 और 2 कितने हो गए, 18। तो 50 में 18 और जोड़ दीजिए तो टोटल कितना आ गया, 68 आ गया। वैसे आप एक एक को भी जोड़ सकते हैं, ऊपर से लग जाइए, नीचे तक जोड़ते जाइए। अगर आपको स्मार्टली करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, यानी जो जोड़े बन रहे हैं उनको जोड़िए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया होता है 6 + 4 + 5 + 5 + 3 + यहाँ पर जो है 7 दिया होता है, तो अगर हम 7 और 6 जोड़ें तो ये हमारे लिए हार्ड रहता है। तो हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। 6 और 4 10, ये 10 बन गए, 5 और 5 10, ये 10 बन गए, 3 और 7 जो है वो क्या बन गए, 10। तो ये कितना हो गया, 30 हो गया टोटल। तो इस तरह से स्मार्ट कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। चलिए, अब हमें ये तो क्या दे रहा है, आंकड़ों का योग, ये क्या दे रहा है, आंकड़ों की संख्या, और हमारा माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर क्या करते हैं, आंकड़ों का योग यानी समेशन किसका, xi fi का, और बटा में किसका, समेशन fi का। बताइए जरा, xi fi का समेशन कितना है, 68 है, 68। fi का समेशन कितना है, 21 है, बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर 21 हम लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करें, सिंपल सी बात, आपको काम सिर्फ इतना ही करना है कि 21 को 68 से भाग दे दीजिए, जो उत्तर आएगा वो आप लिख लीजिएगा। चलिए, अब सिंपली जो है 68 को भाग देते हैं 21 से। तो 68 को जब 21 से भाग देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो लगभग 3 के करीब आता है, 3.23 लगभग कितना आएगा, 3.238। तो ये आप करके देख लीजिएगा कि जब इसको भाग करते हैं आप तो कितना आंसर आता है, 3.238। ठीक है, और उसके बाद जब भी ऐसे क्वेश्चन कीजिए तो आप 2 संख्याओं तक निकाल लीजिए, काफ़ी होगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पर लगभग जरूर लगाना है, क्योंकि आगे तीसरी संख्या कई बार हमारी क्या हो जाती है, कई बार हम जो भाग देते हैं वो थोड़ा सा हम अगर तीसरी संख्या तक दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि तीसरी संख्या अगर 5 से ज़्यादा है, अगर तीसरी संख्या 5 से ज़्यादा है तो आगे वाली संख्या में 1 बढ़ा दीजिए। यानी अगर यहाँ पर 8 है तो इसको हटा करके हम यहाँ पर 4 कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब करना ही नहीं, आपको क्या करना है, 2 संख्याओं तक निकालिए, यानी पॉइंट के बाद आंसर 2 संख्याओं तक निकालिए और उसके बाद लगभग लगा दीजिए, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट जाएगा। तो आपको एक लॉजिक याद रखना है, पॉइंट के बाद 2 संख्याओं तक निकालिए, बस उसके बाद छोड़ दीजिए और लगभग लगा करके आंसर लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट जाएगा। अब फिर से मैं बता दूं, xi और fi के कॉलम बनाए, यहाँ पर i आपको जरूर लगाना है, क्यों लगाना है ये हम आगे समझेंगे। xi और fi के कॉलम बन गए, xi fi को गुणा कर दिया, योग कर लिया दोनों का और दोनों के मान यहाँ पर रख दिए, तो माध्य हमारे पास कितना आ गया, 3.238। कितना सिंपल है ये तरीका। इसके बजाय हम पहले 1 को 2 बार लिखते, 2 को 5 बार लिखते, 3 को 6 बार लिखते, 4 को 4 बार लिखते, 5 को 2 बार लिखते और 6 को 2 बार लिखते और फिर उसका जो है योग करते और संख्याओं का जो है संख्याएं निकालते कितनी है, फिर उनका योग करते, और तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता।
तो चलिए दोस्तों, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद एक ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपके सामने होमवर्क है, उसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड रहेगा आपके लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी करेंगे। लेकिन आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको आप नोट कर लीजिए। उसमें जो x दिए गए हैं आपको, वो क्या क्या दिए गए हैं थोड़ा सा नोट कर लीजिए। यहीं पर हम इसको मिटा करके जो है करेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, और ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क। उसमें xi वो क्या क्या कहता है, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 5, 6, 8, 9 और 11, 12, ये आपका होमवर्क रहेगा। उसके बाद fi वो कहता है 3, 8, 12, 9, 6, 2, 3, 8, 12, 9, 6, 2। तो आपको क्वेश्चन करना आ गया, ये आपका होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन में भी आपने क्वेश्चन नंबर 4 है उसका समांतर माध्य आपने ज्ञात करना है। माध्य और समांतर माध्य सेम रहेगा। माध्य का फॉर्मूला वही, समेशन ऑफ xi fi बटा में समेशन ऑफ fi। बस ध्यान इतना ही रखना है कि बटा में समेशन ऑफ fi आएगा, यानी fi यानी बारंबारता का योग आएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे ये प्रश्नावली आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मान करके चलिएगा कि जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ये जो चैप्टर है, ये जो प्रश्नावली आपकी फेवरेट प्रश्नावली रहने वाली है। तो चलिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप सच में एंजॉय कर रहे हैं, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ जो हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको अच्छे समझ आ रहा है या नहीं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।